नमस्कार दोस्तों। यूपी ट्रिपल सी पीटी 2022 के अंतर्गत आज है छठवां दिन और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे सबसे पहला है आपका 1750 में टिफेन थेलर ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ की खोज की और अशोक के अभिलेख को 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सर्वप्रथम पढ़ा गया। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि अशोक के जो अभिलेख हैं सबसे पहले किसके द्वारा खोजे गए थे। तो टी फैन थेलर के द्वारा 1750 में इनके अभिलेखों की खोज हुई। साथ में सबसे पहले पढ़ा किसने था और कब पढ़ा था, ये एसएससी का जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसको सबसे पहले पढ़ा गया था। वहीं बात करें अशोक ने, एक मिनट, अशोक ने उपगुप्त नाम से बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। यहाँ से जो उपगुप्त हैं इनके गुरु के नाम के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि अशोक के गुरु कौन थे या अशोक ने किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। तो उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु थे, उनसे शिक्षा ली गई थी। इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था और अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसको भेजा गया था या अपने बेटे और बेटियों को कहाँ भेजा था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर रुमिनदेई स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने लुम्बिनी में बलि बलि का मतलब क्या है, धार्मिक कर माफ कर दिया था और भू राजस्व की जो राशि थी 1/6 से घटा करके 1/8 कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर रुमिनदेई अभिलेख में मौर्यकालीन करारोपण पद्धति का पता चलता है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि मौर्यकालीन जो करारोपण पद्धति थी, टैक्सेशन का सिस्टम था, वो किस अभिलेख से पता चलता है। तो आपको बताना है रुमिनदेई अभिलेख से। वहीं पर इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है जो सबसे छोटा स्तंभ है। अब देखिए जहाँ से सीधा सिद्ध हो रहा है कि जब करारोपण की पद्धति है तो इसको आर्थिक अभिलेख के रूप में ही जाना जाएगा। जैसे हम लोग वर्तमान में पढ़ते हैं जो धन विधेयक होता है, उसमें अगर रुपये पैसे की कोई भी बात होती है तो उसको धन विधेयक जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसी तरीके से इस अभिलेख में करारोपण की बात हुई है तो जायज़ सी बात है ये आर्थिक अभिलेख ही होगा और ये सबसे छोटा अभिलेख था। अभिलेखों की भाषा और लिपि के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछता है। ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि लिपि क्या थी इसकी। तो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं प्राकृत भाषा में लिखे गए थे और इनकी लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। ऐसा नहीं कि सभी इनके जितने भी अभिलेख और स्तंभ लेख या गुहा लेख पाए गए वो सभी प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। कुछ ऐसे अभिलेख और शिलालेख हैं जो अलग अलग भाषा और लिपि में भी पाए गए हैं। जैसे शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की जो लिपि है वो खरोष्टी है। वहीं पर तक्षशिला और लघमान में अरामैक लिपि में और कंदहार के पास में सरेकुना से यूनानी और अरामैक लिपियों की द्विभाषी अभिलेख मिलते हैं। तो इनको आप यहाँ पे याद कर लीजिए। मुख्यतः जो है वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि के रूप में इनके अभिलेख मिले हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि साधारणतया या मुख्य रूप से जो अशोक के यहाँ पे जैसे लिखा है अधिकांश रूप से जो इनकी भाषा क्या थी और लिपि क्या थी वो प्राकृत और ब्राह्मी थी। यहीं पे देखें अगर तीसरे शिलालेख में युक्त रज्जुक और प्रादेशिक नामक अधिकारियों की चर्चा की गई है। साथ में जो पांचवा अभिलेख है धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख करता है। आठवें अभिलेख में धम्म यात्रा का वर्णन मिलता है और 9वें में अशोक के अनुष्ठानिक रीतियों की आलोचना करना। साथ में अशोक का जो 13वां शिलालेख है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कई मतलब अगर शिलालेखों से क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा। इसमें क्या है, कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग क्या, जो वर्तमान का उड़ीसा का क्षेत्र है, वो तत्कालीन समय में कलिंग के रूप में जाना जाता था। वहीं पर अगर देखें इसी में अशोक ने आठविका जातियों को चिताया और 13वें शिलालेख में साथ में कुछ चर्चा भी हैं। जैसे सीरिया का राजा एंटियोकस द्वितीय के रूप में उसमें वर्णन किया गया है। मिस्र का शासक जो है टालमी द्वितीय और मकदूनिया का राजा एंटीगोनस और सीरिन का राजा मगस एपिरस का शासक अलेक्जेंडर, इन सभी का जो उल्लेख है वो 13वें शिलालेख में ही किया गया है। आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों में मिलता है। यह अधिकांशतः
अशोक का नाम इनके अभिलेखों में किस नाम से जाना जाता है? तो आपने पढ़ा होगा देवानाम्प्रिय, कई सारे नाम हैं जो अशोक के अभिलेखों में मिलते हैं, लेकिन अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों में मिलता है? वो जैसे हो गया उडेलगोलम, मास्की, गुर्जरा और नेत्तूर। ये आपके केवल और केवल 4 अभिलेख ऐसे हैं जहाँ पर अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो यहाँ से पूछा गया है कि अशोक का नाम अशोक किसमें मिलता है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन दे देंगे या एक तरीके से सिलेक्टिव वाले दे देंगे आपको चूज करने के लिए, 1 2 3 2 3 4 1 3 4 इस तरीके से। तो आप याद रखना है उडेलगोलम, मास्की, गुर्जरा और नेत्तूर से अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी इसके जो नाम हैं, चाहे वो देवानाम्पिय ऋषि हो या एक तरीके से बुद्ध भी इसका नाम मिला है, अशोक जी का नाम मिला है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे अशोक के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो के लिए थैंक यू।